आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिसका टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान का निर्माण और स्रोत, जो कि हमारे उत्तराखंड एलटी में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर मेंशन किया गया है। ये टॉपिक एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो अदर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए हम अपने एमसीक्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो हमारे संविधान सभा थी इसमें एक व्यक्ति कितनी जनसंख्या, कितने लाख जनसंख्या से चुना गया था। 8 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो संविधान सभा के लिए एक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या से चुना गया था। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा की जो बात कही थी वो क्रिप्स मिशन ने कही थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। तो सी, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्व स्वतंत्रता से पूर्व किसने ये विचार दिया था कि संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा एम.एन. रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के निर्माण का विचार दिया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारी जो स्वराज पार्टी थी जिसका गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, इस स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा को बनाने को लेकर सर्वप्रथम अपना विचार प्रस्तुत किया। तो ए राइट आंसर होगा। दोनों ही क्वेश्चंस हमारे मिलते जुलते दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। पार्टी की बात हो तो स्वराज पार्टी, और व्यक्ति में पूछे कि किस व्यक्ति ने दिया तो एम.एन. रॉय, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। तो जो व्यक्ति हमारा कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था वो थे हमारे विलियम वुड। कैबिनेट मिशन जिसकी रिकमेंडेशन में भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया, ये 3 लोगों से मिलकर बना था कैबिनेट मिशन, जिसके अध्यक्ष हमारे पैथिक लॉरेंस थे। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। तो ए राइट आंसर होगा, ये शामिल नहीं थे, विलियम वुड इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था डैश। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो हम अभी तक का लगातार ये जान रहे हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर किया गया था। यही प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर किया गया या किसके आधार पर किया गया। तो हमारे लिए कैबिनेट मिशन योजना जो हम जान रहे हैं 1946 के आधार पर किया गया। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जब भी हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा के में 2 अध्यक्षों की बात करते हैं, एक हमारे स्थायी अध्यक्ष और एक हमारे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी राइट आंसर होगा, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सच्चिदानंद सिन्हा को
जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था, ताकि स्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव हो सके, संविधान सभा के लोगों को शपथ दिलाई जा सके। तो इसलिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और फिर स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न 8, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की 3 बैठकें हुई, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक के दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि पहला दिन था, तो ऐसे में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वरिष्ठता के आधार पर। तो अध्यक्षता भी कौन करेंगे? हमारे अस्थायी अध्यक्ष, जिनका नाम है क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वहीं अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आजाद भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो संविधान सभा की स्थापना संविधान सभा की पहली बैठक के साथ की गई थी और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहली बैठक पूछी जा रही है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा का सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो जब भी हम प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों की बात करते हैं, तो प्रांतों से जो भी संविधान सभा के जो सदस्य आए थे उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वही संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि यहाँ अध्यक्ष पूछा गया है और स्थायी अध्यक्ष की बात नहीं कही गई है, इवन सच्चिदानंद सिन्हा टॉपिक में यहाँ ऑप्शंस में भी मेंशन नहीं है, तो सीधे सीधे आंसर निकल जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो जब हम अपने संविधान की बात करते हैं और पूछा जाता है कि संविधान को 26 नवंबर को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया या अंगीकृत किया गया या आत्मर्पित किया गया, तो हमारी जो संविधान सभा है वो इसका राइट आंसर होता है। हमारी संविधान सभा के द्वारा सर्वप्रथम हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें इन बातों का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है कि संविधान सभा ने हमारी प्रस्तावना में इस तरीके का जिक्र आया है कि हाँ, हम संविधान सभा के लोग 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते। तो सारी चीजें जो हो रही है वो संविधान सभा के द्वारा की जा रही है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 एक ऐसी डेट है जिस दिन हमारा संविधान बनकर पूर्ण हुआ था। दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, एक तो ये कि संविधान बनकर कब पूर्ण हुआ और संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे उस तिथि को लागू नहीं किया गया, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो जिस दिन ये बनकर पूर्ण हुआ उस तारीख को याद रखने के लिए, उस तारीख को रिमेम्बरेंस में रखने के लिए उस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले ये विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था और अब ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो वही जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया,
अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित। तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया है और जिस दिन संविधान बनकर पूर्ण हुआ उसी दिन किया गया। तो इसकी जो तिथि होगी वो होगी हमारी 26 नवंबर 1949 को। हमारी प्रस्तावना में मेंशन है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो डेट के साथ मेंशन है, तो 26 नवंबर 1949 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो वही प्रश्न कि भारत का संविधान कब तैयार हुआ, कब बन गया था। तो भारत का संविधान, जैसे कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में, तो भारतीय संविधान बनकर पूर्ण हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसे लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर की तिथि को याद रखने के लिए संविधान दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार के बारे में पूछा जा रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव और के.एम. मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है हमारा बी.एन. राव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संवैधानिक सलाहकार थे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। 26 नवंबर 1949, 6 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान लागू करने के 2 दिन पूर्व थी। जैसे हमने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी तिथि के दिन राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति को भी अपनाया गया और संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी ये 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई थी। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव या महात्मा गांधी। तो जब भी हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है, यानी कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझ लेनी होगी कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है। हमारी संविधान की 3 बैठकें हुई, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक थी, इस तिथि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उद्देश्य प्रस्ताव कहने का मतलब है ऐसे प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख रखे कि हम किन उद्देश्यों के साथ भारत के संविधान को लिखने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो उद्देश्य थे कि हम किस उद्देश्यों से भारत के संविधान को लिख रहे हैं, इसी पर ही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बनाई गई। उसका आधार, हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार हमारे उद्देश्य प्रस्ताव ही था। जैसे कि हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अगर हमें केवल भारत की प्रकृति को समझना हो या हमें केवल इंट्रोडक्शन, हमारे पूरे संविधान का हम चाहते हो कि हमें कहीं पर इंट्रोडक्शन के रूप में सारी बातें पता चल जाए, तो वो कहाँ पर संभव है, तो वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में संभव है। यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्पण है। तो कोई अगर भारत की प्रकृति को समझना चाहे तो वो संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर समझ सकता है। जैसे हमारी प्रस्तावना शुरू है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो एक हमें पता चल रहा है कि भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत प्रभुत्व संपन्न है, भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत लोकतांत्रिक है, भारत में समाजवाद है, भारत गणतंत्रात्मक है। तो इस तरीके से हमने प्रकृति का पता लगाया। तो जिन उद्देश्यों के साथ संविधान लिखा गया उन्हीं उद्देश्यों को प्रस्तावना का आधार बना दिया गया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे 13 दिसंबर 1946 की बैठक में, लेकिन ये उस तिथि को पारित नहीं हुए। ये पारित हुए थे 22 जनवरी 1947 को। यहाँ प्रश्न पूछा गया है संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था और इसको प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। सारा डिस्कशन हमने इससे पहले वाले में अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया, 22 जनवरी 1946 को, 20 फरवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, जुलाई 26 1946 को। तो हमने कहा कि ये पारित 13 दिसंबर को नहीं हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, बल्कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था हमारा 22 जनवरी 1947 को। और यही हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, संविधान देने का प्रस्ताव, इसी को ही उद्देश्य प्रस्ताव कह रहे हैं, ये पारित किया गया हमारा कब? जनवरी 22 1947 में। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ऑस्टिन, C.R. एटली, विंसेंट चर्चिल और लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। और अगर हम ग्रेनविल ऑस्टिन की बात करें तो ग्रेनविल ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार, एक लेखक थे और इन्होंने भारत के संविधान को लेकर भी कई सारी किताबें लिखी और उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से एक स्टेटमेंट दिया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो ये स्टेटमेंट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसका संबंध ग्रेनविल ऑस्टिन से है, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सांसद थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थी और उसमें भी महिलाओं की बात करें तो कुल महिलाएं थी 15, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। यह एक शुभ दिन था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ये है हमारा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इस कारण से 26 जनवरी को इसे लागू किया गया। जो हमारा एक कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे और इसी अधिवेशन में हमारा 1929 का जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसे पारित भी किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को। तो हम आजाद तो क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हुई नहीं, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पहली बार स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो इस कारण से उस तिथि को याद रखने के लिए 26 जनवरी को अपना 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के कारण इस तिथि को ही संविधान दिवस लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो हमें गलत कथन की पहचान करनी है। इनमें से बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, ये सही स्टेटमेंट है। संविधान सभा में जो हमारी समितियां, कई सारी समितियां थी, उन समितियों को जिम्मेदारी दी गई थी और समितियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, जिससे हमारा संविधान का जो काम था वो पूरा हुआ। कई सारी समितियां जैसे प्रारूप समिति थी, संघ संविधान समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, अल्पसंख्यक समिति थी, इसके अलावा मौलिक अधिकार संबंधी समिति थी, झंडा समिति थी। तो ये सारी समितियों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी जिन पर उन्होंने काम किया। तो ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही हमारा सही नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहने का मतलब है जो इलेक्शन था वो यूनिवर्सल नहीं था, कुछ ही लोगों को मत देने का अधिकार था और कुछ ही लोगों में मत देने का अधिकार कर के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर लोगों ने संविधान सभा के लिए मत दिया। और ये जो पूरा चुनाव था ये अप्रत्यक्ष था, तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है किया गया था, जबकि नहीं किया गया था। तो यही हमारा गलत कथन हो जाएगा। डी अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था, ये भी सही स्टेटमेंट है जिसको हमने अभी ऊपर डिस्कस किया।
केवल कर के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर ही लोगों ने वोट किया था। और क्योंकि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव ना होकर अप्रत्यक्ष चुनाव था। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो जब भी हम प्रारूप समिति की बात करें, पांडुलेखन समिति की बात करें, मसौदा समिति की बात करें, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, तो सब एक ही नाम है। प्रारूप समिति जो हमारी संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी, जिसने संविधान सभा का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या 7 थी। प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। प्रश्न एक ऐसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत कितने लोग थे, तो अध्यक्ष समेत पूछे, कुल कितने लोग थे पूछे, तो आंसर हो जाता है 7। लेकिन अध्यक्ष के अलावा कितने लोग थे पूछे, तो अध्यक्ष को हटा देंगे तो सदस्य की संख्या 7 की बजाय कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 7 थे। यहाँ पर भी यही पूछा है, कितने अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य से पूछा गया है, तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी यानी कि। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, नामों को बिल्कुल ध्यान में कर लीजिए। इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? चाहे संघ संविधान पूछे, चाहे संघ शक्ति पूछे, तो इसको इसी तरीके से याद कर लीजिए, संघ संविधान, संघ शक्ति, दोनों ही हमारी इसकी अध्यक्षता किसने करी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी है। तो ये हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की चर्चा करते हैं। सूची 1 और सूची 2 है, संविधान सभा समिति और उसके अध्यक्ष को मिलाना है। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार का संबंध है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल से। कार्य संचालन समिति की बात करें तो कार्य संचालन समिति का संबंध है के एम मुंशी से। संघ शक्ति की बात करें तो हम चाहे संघ शक्ति की बात करें, संघ संविधान की बात करें, तो हमारा जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष है। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर हमारे अध्यक्ष थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए। मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार कंफ्यूजन होता है जेबी कृपलानी के नाम को लेकर, लेकिन जेबी कृपलानी इसका आंसर नहीं होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो सदस्य पूछा गया है, तो हमने कहा टोटल 7 मेंबर थे और बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। सदस्य की अगर हम बात करें तो एन गोपाला स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो संघ संविधान, संघ शक्ति, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो मुख्य रूप से मौलिक अधिकार संबंधी समिति के ये अध्यक्ष रहे। तो ऐसे में हमारा और भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार हमारी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे 1 और 3, 1 और 3 हमारे सही हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन सदस्य नहीं था। मोहम्मद शादुल्ला थे, के एम मुंशी भी थे, ए के अय्यर भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति को किस तारीख को गठित किया गया है पूछा गया है। तो प्रारूप समिति क्योंकि हमारी एक महत्वपूर्ण समिति थी और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अन्य तिथियों की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए थे। 3 जून 1947
लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। तो ये चारों तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, चाहे उद्देशिका कह लीजिए, प्रस्तावना कह लीजिए या प्रियम्बल कह लीजिए, एक ही बात है। तो इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो जो हमारा उद्देशिका है ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। यूएसए का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, मात्र 13 पन्नों का, और उसमें से भी एक हमारा इंट्रोडक्शन का पन्ना यानी कि प्रस्तावना का पन्ना। तो ये कंसेप्ट, ये जो संकल्पना थी भारत ने अमेरिका से ली है, यूएसए के संविधान से ली है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। जब राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है तो हमारे देश का जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, शासन है, प्रशासन है, ये हमारे संविधान के तहत चलाया जाता है। तो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है संविधान का, क्योंकि सभी चीजें इसी के तहत और इसमें लिखी गई बातों के तहत ही रेगुलेट हो रही है। तो संविधान सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसएसआर से, ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यायालय अपने दिए गए फैसलों की पुनः जांच कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उनमें जो जरूरत के जो सुधार हैं वो भी कर सकते हैं, यानी कि उनको बदल भी सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारी यूएसए के संविधान से प्रेरित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, बी। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूएसए में है और केवल यूके में है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के स्रोत से पूछा जाता है। जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि हमने कहा कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, यूएसए के संविधान से प्रेरित है, तो ये यूएसए में भी है और भारत में भी है, क्योंकि हमने अपने देश में इसको यूएसए से ही ग्रहण किया है। तो भारत और यूएसए दोनों में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि अमेरिका के संविधान में और भारत के संविधान में क्या क्या चीजें सेम है, या अमेरिका में और भारत में किन किन चीजों में समानता है। तो पहला ऑप्शन है एक ही नागरिकता। एक ही नागरिकता कहने का मतलब है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, इसको सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है। यानी कि भारत में सपोज जैसे 28 राज्य हैं, लेकिन हम राज्यों की नागरिकता नहीं लेते। हम जैसे उत्तराखंड में रहते तो उत्तराखंड में हम उत्तराखंड की नागरिकता अलग से और भारत की नागरिकता अलग से नहीं लेते, हम देश की नागरिकता लेते हैं। ऐसे ही अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है। तो जो व्यक्ति अमेरिका में रहता है वहां पर क्योंकि दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो वहां के नागरिकों को राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है और देश की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर भारत में और अमेरिका में अंतर है। भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एकल नागरिकता जो विषय है हमारा नागरिकता, वो हमारा केंद्र सूची का विषय है और इस पर केवल और केवल कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये तो मैच नहीं होता है भारत और अमेरिका में, दोनों में अलग अलग है। संविधान की 3 सूचियों की अगर हम बात करें तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अमेरिका यूएसए में समवर्ती सूची का कोई कंसेप्ट नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट का, तो इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। न्यायपालिका की द्वैधता, न्यायपालिका की द्वैधता की बात करें तो जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल केंद्र और राज्य के बीच के जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है। लेकिन अगर हम भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो केंद्र और राज्य के विवादों को सुलझाना है, लेकिन साथ ही साथ भारत का सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के मामलों से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अनुसार केंद्र राज्य के संबंधों को सुलझाता है, और लेकिन अपीलीय क्षेत्राधिकार के आधार पर हाईकोर्ट के फैसलों से संतुष्ट न होने पर लोगों की अपील भी सुनता है। अपील लेना सुनना ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो हर अपील को एंटरटेन करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी अंतर है।
अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने का काम करता है, तो ये भी मैच नहीं करता है। तो ऑब्वियसली 3 हमारे कट गए, तो हमारा चौथा ही सही आंसर होगा। संविधान के निर्वचन को लेकर परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भारत में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को है और अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट को है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो जब भी हम संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो जो क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए आप, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, तो ये कनाडा की ही बात हो रही है। तो यहाँ क्योंकि ऑप्शन अलग था तो इसलिए ऑप्शन को फोकस कराने के लिए ये क्वेश्चन दोबारा रखा गया है। तो इस तरीके से भी पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कि यूएसएसआर के संविधान से? समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट भी कहा जाता है, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाने का काम करते, तो ये समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण करी है, तो सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसए। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, ये हमारे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नीति के निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में रखने का जो उद्देश्य था वो है हमारे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, इसके एम से, इसके ऑब्जेक्टिव से इसको रखा गया है हमारे संविधान में, जो कि आयरलैंड से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। तो हम बना लेते हैं 4, 3, 1 और 2। तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये डी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जिन 12 सदस्य जिनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, ये संकल्पना भारत ने कहां से ली? तो ये संकल्पना भारत ने आयरिश गणतंत्र से ली है। भारत में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245, 245 में से 233 लोग जो हैं हमारे, वो हमारे निर्वाचित होते हैं और 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। तो ये जो हमने कंसेप्ट लिया है आयरिश गणतंत्र से लिया है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान के लक्षण और देश किस देश से ग्रहित किए गए हैं? तो मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। शासन की संसदीय प्रणाली हमने यूके से ली है। आपात उपबंध हमने जर्मनी से लिया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिया है। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 हमारा सी जो कूट है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक और प्रावधान है, दूसरी ओर स्रोत है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी सही है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां, केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है बल्कि कनाडा से ली गई है अपशिष्ट शक्तियां, तो ये गलत हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो यही सी वाला हमारा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? जापान से, भारत से, ब्रिटेन से, अमेरिका से? तो अमेरिका के संविधान से लिखित संविधान का कंसेप्ट आया है
अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये है हमारा सी का, ये हमने लिया है कनाडा से। 4 और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की जब हम बात करें, समवर्ती सूची की जब हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से, तो 2 3 4 1 2 3 4 1 हमारा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से कि फ्रांस के संविधान से? तो ये हमने रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं मौलिक कर्तव्य जिनका वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 क में है, जो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत वर्णित है, जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने अपने संविधान निर्माण और संविधान के जो हमारे स्रोत हैं उससे रिलेटेड हमने अपने क्वेश्चंस को समझ लिया। यहाँ पर कुछ संविधान के स्रोत को लेकर कुछ एक आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर लगाया गया है कि कहाँ कहाँ से सोर्सेज लिए गए हैं, और इसके अलावा इसमें हमारी आंसर की भी मेंशन है। तो जिन भी लोगों को ये इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे ऐप से फ्री कंटेंट से इसको ले सकते हैं, और जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीडीएफ को फ्री कंटेंट से देख सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी मॉक टेस्ट सीरीज 20 जून से लॉन्च होगी हिंदी SSTN पार्ट 1 को लेकर, तो वो भी हमारे ऐप के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तो वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। हमारे इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।